हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मुझे आशा है सबके सब आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए रहेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैक बोर्ड के द्वारा जो 11th का घोषित किया गया है वो 17, 18, 19 अप्रैल 2023। इसमें आपका फिजिक्स का जो पेपर है वो हमने यहाँ लिखा है, देखिए 18/4/2023 को फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ है। तो हम इस बार जो आपके साथ आए हैं वो JCRT के द्वारा जैक बोर्ड के लिए जो मॉडल सेट फिजिक्स का निकाला गया है, एक ही से एक मॉडल सेट निकाला है, उसी को लेकर के हम आपके साथ आए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। आप एक बार उसको मैंने देख लेंगे, मतलब वीडियो के साथ आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है जैक बोर्ड के लिए फिजिक्स का पेपर जो है मॉडल सेट 1 2023 के लिए जो JCRT के द्वारा निकाला गया है, उसी के सॉल्यूशन के साथ हम आपके साथ आए हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला है? एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज। यहाँ ऑप्शन है, देख रहे हैं, JC बोस, HJ भाभा, MN साहा, सर CV रमन। तो अब इसका जो आंसर शीट जारी किया गया है उसमें आंसर, इसका पहले ही क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है। उसका जो आंसर शीट दिया गया है उसमें आंसर दिया है HJ भाभा, लेकिन भाभा को नोबेल प्राइज मिला नहीं था। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था तो नोबेल प्राइज मिला है सर CV रमन को। सर CV रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक इसमें कौन नहीं है? MKS है, हम लोग जानते हैं MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, डेसिबल, डेसिबल इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। डेसिबल ये सिस्टम का भी साउंड का ये इंटेंसिटी मेजरमेंट करने का एक मात्रक है, सिस्टम है। इसलिए आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, SI प्रणाली की मौलिक इकाइयां हैं। इन SI द फंडामेंटल यूनिट्स आर। फंडामेंटल यूनिट्स आर, तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। तो सबका उसको आपको याद रख लेना है यूनिट क्या होगा। इस जगह पर हो सकता है इन SI सिस्टम में फंडामेंटल इकाई, मौलिक इकाइयां नहीं, मूल राशि भी पूछा जा सकता है। तो आप देखिए क्या क्या है। आप जानते हैं लेंथ, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, मास, मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, टाइम, टाइम का हो गया सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। तो ये जो ए ऑप्शन है ये कंप्लीट इसका आंसर होगा, कंप्लीट आंसर होगा इसका। बी में आपको देखिए यहाँ से मीटर किलोग्राम से, कूलम इज नॉट SI यूनिट, कूलम नहीं होता है। सी में आप देखिए न्यूटन, न्यूटन इज नॉट SI यूनिट, फंडामेंटल का नहीं है, ये फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है। न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स बट इट इज नॉट फंडामेंटल यूनिट्स। डी में देखिए यहाँ पर लक्स, लक्स इज नॉट SI फंडामेंटल यूनिट्स, इसलिए इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडिला। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, कहता है एक वाहन आधी दूरी V1 चाल से और आधी दूरी V2 चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा? ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड V1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ स्पीड V2, देन इट्स एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप इसको सोल्व करना होगा आपको। ये कुछ MSQ ऐसा रहेगा जिसका जवाब आप देखते ही रहेंगे, कुछ MSQ आपका MCQ ऐसा रहेगा जिसका कि आपको सोल्व करना होगा। देखिए यहाँ से हम यहाँ सोल्व करते हैं इसको। ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, सपोज दैट ए से
बी तक टोटल डिस्टेंस है ये एल, सपोज दैट दिस इज एल, यहाँ से आता है हाफ हो गया ये L/2, L/2 इसमें स्पीड है v1, तो टाइम मान लीजिए लगेगा इसमें कितना t1। ये नेक्स्ट हाफ जो है वो L2, इसमें स्पीड जा रहा है वो v2, तो टाइम मान लीजिए लगा इसमें t2। तो एवरेज स्पीड जो निकलेगा फॉर्मूला हम लोग का, इसमें याद रखिएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस L हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, तो ये L हो गया, और t1 इज टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है यहाँ देखिए इसका L/2 डिस्टेंस है, और ये हो गया वेलोसिटी v1, तो इसको लिख सकते हैं L/2 v1, और ये हो जाएगा L/2 v2। फिर यहाँ से आपका हो गया L, और नीचे यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 2v1 v2, तो यहाँ से 2v1 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया v2, और यहाँ हो गया 2v2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया v1। इसको आप इसको ऊपर कर सकते हैं इस तरह से, और L रहेगा यहाँ पर से, L हो गया यहाँ से L इंटू 2v1 कैंसिल हो गया, तो L इंटू v2, और यहाँ पर L, तो ऊपर L हो गया और नीचे से L कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा v2 प्लस v1, और नीचे हो गया 2v1 v2, तब आप इसको ऊपर ले जाइए। इसलिए एवरेज स्पीड L, ये L कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा आपका, ऊपर चला गया आपका 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम लोग यहाँ 4th देख रहे हैं, 4th का जो आंसर आपको आया कितना आया 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेज आगे बढ़ रही है। Which of the following can be used to describe how fast an object is moving along the direction of motion at a given instant of time? किस क्वांटिटी के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। तो इसमें दिया है क्षणिक वेग, क्षणिक चाल, औसत वेग, औसत चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो ये आप जानते हैं इसको कि एवरेज वेलोसिटी से, औसत वेग से हम लोग इसको पता लगाते हैं कितना चल जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रक्षेप की अधिकतम सीमा क्या होती है। सो मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के रेंज का फॉर्मूला आपको याद है, प्रोजेक्टाइल का जो रेंज का फॉर्मूला होता था, आप उसको भूल रहे होंगे, तो फॉर्मूला कितना है एमसीक्यू के लिए याद है, याद कर लेना चाहिए, R = u² sin 2θ/g। ये मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। sin 2θ का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, कब, जब थीटा का वैल्यू आप 45 रखेंगे, तो 45 × 2 90, sin 90 is 1, इसलिए दिस इज u²/g व्हेन, कब संभव है ये, व्हेन थीटा इज 45। ऑप्शन है यहाँ देखिए R max u²/g, थीटा इज 45, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखिए, एक पिंड 2 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकंड के रैखिक वेग से गमन करती है, तो इसका कोणीय वेग कितना होगा। मतलब ए बॉडी ट्रेवल्स, वहां बता रहा है आपको कि ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर, आर यहाँ दिया हुआ है 2 मीटर with a linear velocity v is linear velocity 6 meter per second, then its angular velocity कितना होगा, angular velocity ओमेगा is what, फॉर्मूला आपको याद है, v = ओमेगा × r, therefore omega = v/r,
6/2, that is 3 radian per second. Choose where it is. 3 radian per second. इसलिए ऑप्शन नंबर इज बी. ऑप्शन नंबर बी 3. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? वेक्टर, स्केलर, टेंसर, सदिश, अदिश और टेंसर, इसमें से कोई नहीं. आप जानते हैं त्वरण क्या होता है. सदिश राशि होती है, इसलिए इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ऑप्शन नंबर ए. 9 में आइए. एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है. एक स्टूडेंट्स के सामने कुछ इक्वेशन रखा गया है. शक्ति कार्य बटे समय, बल, एक फॉर्मूला यहाँ पर हुआ, शक्ति कार्य बटे समय, दूसरा बल द्रव्यमान गुना त्वरण, और तीसरा वेग विस्थापन बटे समय. ये 3 तो इक्वेशन दिया. पावर इज वर्क बाय टाइम, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो कहता है इन समीकरणों में कितनी सदिश राशियां हैं? हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन द इक्वेशन. क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजन वाला डाल दिया है. यहाँ है, यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज कंटेंट इन द इक्वेशंस. इस इक्वेशन में कितने भौतिक सदिश राशि है? इन समीकरणों में कितने सदिश राशि है? और दूसरा हो सकता है कितने समीकरणों में सदिश है. तो 2 तरह से इसका आंसर हो सकता है. कितने समीकरण में सदिश है? तो यहाँ देखिए ये जो है पावर वर्क बाय टाइम, इसमें कोई भी सदिश राशि नहीं है. पावर इज वर्क बाय टाइम, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी. फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, बल जो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है. तो यहाँ पर ये एक सदिश है और ये एक सदिश, 2 हो गया. और यहाँ पर देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेग विस्थापन और समय. यहाँ पर एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है. तो टोटल वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए 4. तो उस तरह से. और अगर देख कितने भौतिक राशि, कितने समीकरणों में सदिश राशि है, तो वो हो जाएगा 2. इसमें है और इसमें है, इसमें और इसमें है, इसमें और इसमें है. मतलब 2 इक्वेशन में है, लेकिन टोटल फिजिकल क्वांटिटी 4 होना चाहिए. तो इसके हिसाब से जो आपका उसमें आंसर दिया गया है वो ये मान के दिया गया है कि कितने समीकरण में है. तो कितने समीकरण में है तो उसके हिसाब से ये 2 होगा, 2 होगा. और अगर रहेगा टोटल वेक्टर क्वांटिटीज कितना है तो फिर उसका आंसर 4 है. तो क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे. क्वेश्चन नंबर 10 है. देखिए गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका देता है लोग. ये गाँव की औरत भी जो होती है फीस नहीं पड़ी होती है, लेकिन कपड़ा सुखाना धोने के बाद उसको झाड़ती है ऐसे. क्यों? वृक्ष में आम पका हुआ है तो हमको उसको तोड़ने के लिए डाल को हिलाते हैं. क्यों? क्या कार्य, उससे क्या फायदा होता है? गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका दिया जाता है. ऐसा करने में हम किसका लाभ उठाते हैं? टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क. इट इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ. किसका होता है? तो ये न्यूटन के पहले नियम के अनुसार होता है. पढ़े आप, कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहना चाहती है तो हमेशा विराम की अवस्था में रहना चाहती है. तो गति जब देंगे उसको तो उसी अवस्था पर रहना चाहेगा, तो वहाँ से वो हट जाएगा. इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से उसमें हम लोग देते हैं. 11 नंबर क्वेश्चन है. गोली चलने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव करते हैं. क्यों? बंदूक से गोली जब चलती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है. क्यों? ये आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, हर क्रिया के बराबर ही विपरीत क्रिया होती है. इसमें 2 चीज होता है, गोली का मोमेंटम, बंदूक का मोमेंटम. गोली का संवेग और बंदूक का संवेग. तो गोली का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसके पास मोमेंटम जो है वेरी वेरी लार्ज, उसी के चलते हमको झटका महसूस होता है. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बहुत चीज़ है. गोली का रेखीय संवेग कम होता है. द बुलेट हैज स्मॉल लीनियर मोमेंटम, द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम, बुलेट हैज 0 लीनियर मोमेंटम. इसलिए ऑप्शन इज बी. गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होता है. द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम, जिसके कारण हम लोग को झटका महसूस होता है. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, जिसका भार कितना होगा, वेट कितना होगा. वेट का फॉर्मूला याद कीजिए, W = m × g. W बराबर जो होता है
वो m इंटू जी होता है। यहाँ पर m दे दिया है 2 किलोग्राम और g का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी 2 इंटू 9.8, तो ये 19.6 न्यूटन हो जाएगा। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 19.6। इसलिए ऑप्शन नंबर इज ए। ऑप्शन नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चलती बस में यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाती है, इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? तो हम इसके पहले बहुत सा सेट डाले, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सा डाले हैं। चलती ट्रेन जब एकाएक रुकती है तो आगे की ओर झुकता है, रुकी हुई ट्रेन जब आगे खुलती है अचानक तो पीछे की ओर झुकता है। ये सब एग्जाम्पल है किसका? न्यूटन के पहले नियम का, पहले गति का नियम, पहला नियम है, इसको लोग जड़ता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार जब पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, जब बस अचानक रुकती है तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार आगे की ओर झुक जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। जब दो पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होता है तो उसमें कंजर्वेशन मोमेंटम इन कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। तो टक्कर में दो चीज ध्यान रखिएगा, उसमें न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों का फॉलो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज डी। न्यूटन के सेकेंड और थर्ड नियम, बोथ न्यूटन सेकेंड और थर्ड लॉ के द्वारा उसको लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, तो विकसित घर्षण बल किसके समानुपाती होगा? पिंड के द्रव्यमान के वर्ग का पिंड का द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती और पिंड के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां लिखना चाहिए पिंड के द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान होना चाहिए था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में प्रिंट नहीं किया है, तो पिंड के द्रव्यमान के वर्ग का होना चाहिए कि ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a flat surface, a force is applied to move it parallel to the surface, the frictional force F developed is proportional to square of the mass of body, directly proportional to the mass of the body, और ये हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और यहाँ होना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मास। यहाँ पे मास होना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो आप फ्रिक्शन जब पढ़े हैं तो वहाँ पर उसको आप देखे होंगे, जैसे किसी बॉडी को आप पुश करते हैं मूव करने के लिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करता है। ये आपका सरफेस है और यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी मास है इसका m, आप जानते हैं इधर इसका वेट काम करता है mg, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है r, और r इज इक्वल टू mg। आप यहाँ जान रहे हैं ये बॉडी का मास है m, कैपिटल M यहाँ दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है, जैसे कैपिटल M। इसको कहता है कि ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस के पैरेलल को हम लोग खींचने के लिए इधर फोर्स अप्लाई करते हैं। घर्षण फोर्स यहाँ डेवलप करता है इसके बीच में, यहाँ दिखा रहा है कि दिस इज F, स्मॉल f इज घर्षण फोर्स। तो ये किसके आपके कौन सा इसमें फॉलो करेगा? तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपको याद है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और R इज इक्वल टू mg। यहाँ पर हो गया आपका m इंटू जी, तो g इज कॉन्स्टेंट, इसलिए आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसलिए ऑप्शन इज बी ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, किसी भी प्रकार की टक्कर में इन एनी टाइप ऑफ कॉलिजन दो प्रकार का होता है, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर, दोनों में संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो हमेशा पालन किया जाता है। इन इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी का फॉलो नहीं होता है, इलास्टिक में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों फॉलो होता है, याद रखिएगा।
इसलिए किसी प्रकार का टक्कर हो तो उसमें जो संवेग संरक्षण सिद्धांत है वो हमेशा पालन होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, रेखीय संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और इलास्टिक है तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। इनइलास्टिक है तो सिर्फ ये रहेगा, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को आप लिखते हैं यू से। ये मास है, मास द्रव्यमान, और यहाँ पर एक ब्लैंक स्थान दिया हुआ है, यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू ब्लैंक इंटू एच। तो आप पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी को, आप लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिए mgh। तो ये तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, gh दिया हुआ है, तो ये बीच वाला जगह ही हुआ। बीच वाला जगह क्या है, g। व्हाट इज g? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बल और विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होता है। बल और विस्थापन, इधर आपका फोर्स है, इधर विस्थापन है, एस है, इसके बीच का ग्राफ जो आएगा, अगर मान लीजिए कि आज निकालते हैं आप, तो किसके बराबर होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एरिया निकालेंगे। मान लीजिए ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम लोग वर्क निकालते थे हम लोग इसमें से, ये जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, वर्क के बराबर होगा। इसलिए ऑप्शन इज सी। यहाँ आप याद रखिएगा, एक आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ कितना होगा, फिर वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया कितना होगा, और यहाँ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया कितना होगा। ये सब जितना सेट हम डाले हैं, हर सेट में क्वेश्चन को डाले इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए सबको आप देख लीजिएगा। अगर आपको समय नहीं मिला होगा मेरा प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए, जो 11 सेट में आ चुका है, तो उसको आप जरूर देखेंगे उसको, और उसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क, टॉर्क को हम लोग कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में टॉर्क की वर्ड लिखा है, हिंदी में उसको कहते हैं बलाघूर्ण भी कहते हैं, किसका घूर्णी अनुरूप है, किसका घूर्णी अनुरूप है। ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालोगस ऑफ, किसका होता है, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो बल, बल के लिए काम करता है टॉर्क। इसलिए ऑप्शन नंबर इज बी, बी ऑप्शन नंबर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आप आई से लिखते हैं, और कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको आप अल्फा से लिखते हैं, का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इस दोनों का प्रोडक्ट कौन सी राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो आई इंटू अल्फा दैट इज टाउ, आई इंटू अल्फा दैट इज टाउ, टाउ इज टॉर्क, टॉर्क बलाघूर्ण जिसको हिंदी में कहते थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए अक्ष पर घूमता है तो इसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा। इफ ए बॉडी इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स, ऑप्शन दिया है देखिए, रेडियस, टेंजेंट स्पर्श रेखा, परिधि सर्कमफेरेंस, और घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब कोई बॉडी इसी के अबाउट घूमती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका केंद्र से गुजरता है, तो इसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम उसका एक्सिस के डायरेक्शन में जाता है। मतलब इस तरह से आप समझिए, घूमने का जो डायरेक्शन है, बॉडी है आपका ऐसे और ये एक्सिस गुजर रहा है इस तरह से, इसका वेलोसिटी इधर है, ये रेडियस इधर है, और ये आपका मोमेंटम है इधर से, मास इनटू वेलोसिटी पी। तो इसका जो घूमने का डायरेक्शन होगा टाउ, टाउ इक्वल टू हम लोग निकालते थे आर क्रॉस पी, यहाँ लिखते हैं आर क्रॉस पी। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसके घूमने का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, ये इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो है वो डी के
क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए यहां से, किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति निर्भर नहीं करती है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। दो फॉर्मूला होता है, अगला ऑप्शन में पिछला वाला जो वीडियो आया है उसमें हमने इसको बताया है। इसका फॉर्मूला होता है 2gm/r, या नहीं तो फिर PVE = √2gr। किस पर डिपेंड करता है, तो प्लैनेट का मास, प्लैनेट का रेडियस और प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ क्या कह रहा है, ग्रह का द्रव्यमान, मास ऑफ द प्लैनेट है, मास ऑफ द प्लैनेट, दिस इज मास ऑफ द प्लैनेट। ग्रह की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, यहाँ पर ग्रह की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान यहाँ पर नहीं है, पिंड का द्रव्यमान यहाँ पर नहीं है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इस फॉर्मूला में है, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, पिंड के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 आइए देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के सरफेस पर, ये पृथ्वी का सरफेस हो गया ये, तो ये इक्वेटर कहलाता है, भूमध्य रेखा, और ये ध्रुवीय रेखा कहलाता है। कहाँ पर जी का वैल्यू किस रूप में होता है, ध्रुव पर अधिकतम, मैक्सिमम एट पोल, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सबसे कम होता है, यहाँ पर लिख रहा है भूमध्य रेखा पर अधिकतम, वो गलत है। यहाँ पे मिनिमम नहीं होता है, यहाँ पे सब समान नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी के सरफेस पर जी का जो वैल्यू होता है आप याद रखेंगे, मैक्सिमम एट पोल, मिनिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट इक्वेटर। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर भी अधिकतम है, यहाँ पोल पर अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ लिख रहा है न्यूनतम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ पर जो है आपका 22, दोनों एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ देखिए, आप किसी पिंड की सतह पर पलायन वेग जो है इसके वेलोसिटी, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ कहा है किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करेगा, द इसके वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास के रूप में आपको दिखाना है, डिपेंड करता है। तो अब आप लिखिए इस तरह से, VEm टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका ऑप्शन है। हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर काम करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है और एक हाइड्रोलिक ब्रेक है ये। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल्स पर काम करता है, पास्कल्स लॉ के आधार पर, लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो बर्नौली के थ्योरम के सिद्धांत पर काम करता है। दोनों याद रखिए, क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक है तो पास्कल का नियम, और हाइड्रोलिक लिफ्ट है तो बर्नौली का थ्योरम। कोई पिंड किसी शांत द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अंत में इसका वेग क्या होगा। ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड, फाइनली इट, ये हो जाएगा नियत वेग से गिरना शुरू करता है, फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। किसी बर्तन में अगर इसको लोग गिरा देते हैं विस्कस लिक्विड में, तो ये कुछ देर के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। वो फिर क्वेश्चन उसमें लिखे थे, इसलिए 26 का ऑप्शन आएगा ए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। श्यान बल किस पर निर्भर नहीं करता है, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद है आपको, देखिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हुआ है F = ईटा A dV/dx, ये इसका फॉर्मूला होता है। ईटा हो गया विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड अगर चेंज कर जाएगा नेचर तो उस पर निर्भर करेगा। ये एरिया हो गया, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेग प्रवणता जिसको कहते हैं। क्या क्या दिया है, किस पर निर्भर नहीं करता है, वेग ढाल, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये है यहाँ पर, इस पर निर्भर कर रहा है। तरल की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड है ये, ईटा चेंज कर जाएगा तो वो चेंज कर जाएगा।
और एरिया भी यहाँ पर है, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 28, जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय और जिससे ऊपर विक्षुब्ध हो जाता है, मतलब द वेलोसिटी बिलो विच द लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच इट्स मोशन इज टर्बुलेंट, दैट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिक वेग। क्वेश्चन नंबर 29, एक स्टील के तार पर 2 kg का लोड लटकाया जाता है। यदि वायर का रेडियस डबल कर दिया जाए तो कितना वायर जो है कितना विस्तार होगा, उसका कितना बढ़ जाएगा। ए स्टील वायर इज लोडेड बाय ए 2 kg वेट, इफ इट्स रेडियस इज डबल देन इट्स एक्सटेंशन विल बी, क्या होगा एक्सटेंशन, आधा हो जाएगा, हाफ, 4 टाइम्स 4 गुना, 1/4, 1/4, 2 गुना डबल, क्या होगा। तो आप एल का फॉर्मूला याद कीजिए। एल का फॉर्मूला आपको कहाँ मिलेगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, y = F/A × L/L, ये फॉर्मूला था आपका। यहाँ पर ये L को अगर आप यहाँ ले जाते हैं तो L को अगर यहाँ ले जाते हैं तो F/Y × L/A, ये सारा कांस्टेंट है, तो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया का मतलब हो गया, यदि आप L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू πr², रेडियस पर आ गया ये रेडियस। अब रेडियस को यहाँ कर रहा है कि डबल कर दिया जा रहा है, 2r कर दिया जा रहा है रेडियस को, तो 2r का स्क्वायर कर देगा तो कितना हो जाएगा, 4r²। मतलब ये जो है L दैट इज 1/4r², ये 1/4 उसका बढ़ जाएगा। ये लंबाई जो है L' पहले वाले का 1/4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इज सी, ऑप्शन नंबर इज सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, जो उस पर इंसिडेंट सभी तरह के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड रेडिएटर, इसलिए इसको जो बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखेंगे यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी, एक खोखले बाड़े के अंदर कालित सतह जिसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, वो इस तरह से रहता है, आपको दिखाते हैं, देखिए टोटल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए आपका। ये इस तरह से एक ब्लैक, मतलब ये हॉलो इंक्लोजर है और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र रखा जाता है और इसके सामने एक सरफेस दिया जाता है इस तरह से, ताकि वो इंक्लाइन प्लेन पर हो, और ये ब्लैक, इसमें हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ से ब्लैक तरह से। यहाँ से जो रेडिएशन जाएगा वो यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ये इसमें रिफ्लेक्शन होगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे आएगा। इसी जगह से इसमें टोटल मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहता है और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। वो एब्जॉर्ब हो जाने से वो परफेक्टली ब्लैक बन जाता है वो, इसलिए ऑप्शन नंबर इज डी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वहाँ पर क्या कह रहा है, किसी गैस के लिए 1 मोल के लिए T ताप पर गैस की अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा कितनी होगी। द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज 3/2RT, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। 32 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनामिक्स स्थिति को विशेषता नहीं है। Which of the following parameter does not characterize the thermodynamic state of matter? Thermodynamic state of matter के लिए क्या आता है, PVT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर कहलाता है। यहाँ देखिए, पहला है वार्क, नहीं है यहाँ पर, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाली वस्तु से उच्च तापमान वाली वस्तु में प्रवाहित नहीं होती है, यह किसका कथन है। मतलब हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, किसका है बोलिए, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसलिए ऑप्शन इज डी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? एक इंजन की दक्षता 1/6 है, 1/6। द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज 1/6, 1/6। जब सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है तब उसका ये इतना है। इसकी दक्षता दोगुनी करने पर तापमान कितना होगा? एन इंजन हैज इफिशियंसी 1/6 व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, इट्स इफिशियंसी इज डबल्ड, टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना होगा? टेम्परेचर ऑफ सोर्स इफिशियंसी, इसका इंजन का फॉर्मूला होता है ईटा बराबर 1 माइनस T2 बाय T1, T2 बाय T1। T2 है सिंक का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ऑफ सिंक है, और T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये सोर्स का टेम्परेचर है, स्रोत का टेम्परेचर है। तो कहता है कि जब इसका टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया जाता है तब ईटा का वैल्यू है 1/6, और जब इस ईटा का मान डबल कर दिया जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो हम इसको यहाँ से, आप सवाल को समझ रहे हैं, हम यहाँ बनाएंगे आपको एक बार समझ लीजिए। एक इंजन की दक्षता 1/6 है जब सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया जाता है। एन इंजन हैज इफिशियंसी 1/6 व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, और तब इसका इफिशियंसी डबल करने के लिए सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा? तो हम उस फॉर्मूला जो नीचे लिखे हैं उसको यहाँ पर लेके चलते हैं, एक बार फिर से आपको लिखें। तो यहाँ से ईटा के जगह पर आप लिख दीजिएगा 1/6, और ये हुआ 1 माइनस T2 का टेम्परेचर 62 डिग्री से कम कर दिया जाता है, T2 माइनस 62 बाय T1, तो इसको उठा के अगर हम इधर ले आते हैं तो T2 माइनस 62 बाय T1, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 5/6। इसको आप तोड़ सकते हैं इस तरह से, T2 बाय T1 माइनस 62 बाय T1 दैट इज 5/6। तो यहाँ से T2 बाय T1 आप निकाल सकते हैं, तो 5/6 प्लस 62 बाय T1, ये इसको इधर ले जाए, इधर ले जाए। अब सेकेंड पार्ट करता है कि ये जो ईटा है इसको हम डबल कर दिए इसको, तो डबल कर देने का मतलब हुआ इसका कि 2 इंटू 1/6, पहले था 1/6, तो उसको डबल कर दिया हम लोग इसको, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस T2 बाय T1। यहाँ से ये आ गया देखिए 1/3, यहाँ हो गया 1 माइनस T2 बाय T1, यहाँ रखे हैं देखिए आप, ये हो गया 5/6 प्लस 62 बाय T1। अब इसमें इसको घटा सकते हैं आप, इसको 6 याद रह जाएगा -5, तो ये 1/6 आ जाएगा, 1/6 प्लस 62 बाय T1, ये 1/3, फिर इसको इधर ले आ सकते हैं आप, 1/3 माइनस 1/6 दैट इज 62 बाय T1। अब यहाँ से इसको हटा दिए आप इसको इस तरह से, तो एलसीएम ले सकते हैं, 6 हो गया, 3 2 जा 6 माइनस 1/6, 62 बाय T1, तो ये हो गया आपका 1/6, यहाँ पर आ गया आपको 62 बाय T1। अब हम यहाँ से 62 बाय T1 दैट इज 1/6, तो T1 बराबर हो जाएगा 62 इंटू 6, क्या कर दीजिए 6 6 36, और ये हो गया 6 6 36, सॉरी 6 2 12, और 6 6 36 और 1 37, ये T1 का वैल्यू आया। स्मॉल T1 निकालना चाहते हैं 372 माइनस 273, ये आएगा आपको 99 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन जो होगा उसका 99, हमने इसको क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था, देखे थे डी नंबर इसका ऑप्शन था, तो डी इज ऑप्शन नंबर इज डी, दिस इज डी, ये हम लोग वहां से भी एलिमिनेट कर दिए, ये ऑप्शन नंबर डी आएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसी गैस की गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर
पानी जम जाता है, वाटर फ्रीजेस। द्रव हीलियम जम जाता है, लिक्विड हीलियम फ्रीजेस। आणविक गति रुक जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन इज स्टॉप्ड। द्रव हाइड्रोजन जम जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़े थे VRMS, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड था VRMS, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। absolute zero temperature is this is zero, when T is 0 VRMS that will be 0, मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, आणविक गति रुक जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, इसलिए ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गैसों में ध्वनि तरंग होती है, इन गैसियस मीडियम साउंड वेव इज, तो साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज ए, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 इज न्यूमेरिकल्स बट वेरी इजी। इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको MCQ में रहेगा, आपका जो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, उस टर्म को समझ रहे हैं तब। यदि कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? इफ ए वेव कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशंस इन 2.5 सेकंड, then its frequency is, what is frequency? Frequency is number of vibrations per second. Frequency is number of vibrations per second. तो यहाँ 20 वाइब्रेशंस है, 20 वाइब्रेशंस है कितना में? 2.5 सेकंड में। तो डेसिमल हटाइए, ऊपर ले जाइए, 200/25 और ये हो जाएगा आपको 8, इसलिए 8 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज डी, ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 सेम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सेम प्रॉब्लम है बट समथिंग डिफरेंट। एक लोलक एक मिनट में 78 बार दोलन करता है, तो लोलक की आवृत्ति कितनी होगी? इफ द पेंडुलम ऑसिलेट्स 78 टाइम्स इन 1 मिनट, देन फ्रीक्वेंसी विल बी ऑसिलेशंस पर सेकंड। फिर वही बात होगी, देखिए यहाँ से ऑसिलेशंस पर सेकंड, 78 ऑसिलेशंस कर रहा है कितना में? 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 13 6 10 6, 13/10 दैट इज 1.3 हर्ट्ज, इसलिए ऑप्शन नंबर इज सी, ऑप्शन नंबर इज सी। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर SHM? तो दैट इज ग्रेविटेशन। यहाँ जो है ग्रेविटी जो है वो SHM पर इफेक्ट नहीं करता है, रिस्टोरिंग फोर्स करेगा, इनर्शिया करेगा, और मटेरियल मीडियम है, इस मीडियम में रहेगा उसमें काम करेगा वो। 39 इज ऑप्शन 39। लास्ट क्वेश्चन है देखिए 40। SHM में गतिशील कण पर प्रत्यानयन बल होता है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन SHM इज। SHM में क्या होता है? SHM में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वो विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है। तो ये JCRT द्वारा जैक 11th के एग्जामिनेशन के लिए जो एक सेट जारी किया था मॉडल सेट के रूप में, तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको दिया है। आप इसको शुरू से अंत तक हर क्वेश्चन पर बारीकी से देखेंगे, समझ लेंगे। इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आने की संभावना थी उसको भी हमने वहाँ बताया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पैटर्न आपको ये इजी करने के लिए दिया है, इसलिए आप इसको पूरा देखेंगे। और इसके पहले जो मेरा भी 11 ठो वीडियो आया है MCQ के लिए, वो भी आप देखेंगे अगर आपको समय नहीं मिला होगा। और फिर हम 2 3 4 वीडियो अभी और डालेंगे। आपको बताया 18 तारीख को इसका पेपर होगा फिजिक्स का, 17 को आपका इंग्लिश है, 18 को फिजिक्स केमिस्ट्री है, और फिर 19 को जो नेक्स्ट ऑप्शनल होगा, ऐसे करेंगे आप। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे, ताकि जो बच्चे
जो दूर है, जहाँ पर उसके पास पहुँच नहीं है, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।